तो हम कर रहे हैं पॉलिटी। पॉलिटी में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है यूपीएससी। इसे जो है क्या कहते हैं, ये है सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी इन इंडिया। अब ये हम करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में ये आता है, ठीक है, और इसके अंडर कौन से आर्टिकल आते हैं जिसमें जो है इनका उल्लेख किया गया है, इनके बारे में बताया गया है कि भारत में एक जो है यूपीएससी होगा जो क्या करेगा, सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी इन इंडिया, यानी कि ये जो सेंटर की रिक्रूटमेंट्स होंगी उनके लिए ये क्या करेंगे, एक मतलब कह सकते हैं कि एजेंसी है भारत में। क्लियर? ओके। अब ये जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है हमारी, ठीक है, उसका पार्ट है। तो उसके अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले पार्ट कौन सा है, पार्ट की बात करते हैं, किस पार्ट में आता है आर्टिकल का, ये जो है ये 14th जो पार्ट है, ठीक है, 14 पार्ट में जो है आता है, जिसको हम जो है क्या कहते हैं, जिसका नाम क्या है, हम पार्ट 14 जिसमें हमने पार्ट्स पढ़े हैं, तो पार्ट 14 जो है उसमें जो है इसका जिक्र किया गया। तो इसे जो है क्या कहते हैं, सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, तो क्या है इसमें, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, तो जो पार्ट 14 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो है वो मतलब क्या नाम है, जैसे हम पंचायती राज पढ़ते हैं, मतलब कि हर एक पार्ट को नाम दिया गया है। तो इसमें जो पार्ट है वो कौन सा, सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट, यानी कि जो सेंटर की होंगी, यूनियन की होगी पूरे भारत की, और स्टेट में जो होंगी सर्विसेज उनके बारे में है ये। ठीक है, तो इसी के अंडर आता है। तो पार्ट 14 के अंडर ये आता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, यूपीएससी क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, में इसको दर्ज किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। ठीक है, और जो है अब हम करेंगे इसी के बारे में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, कि इसमें जो है इसके आर्टिकल, सबसे पहले तो हमें ये पार्ट जो 14 है ना, ठीक है, इसके आर्टिकल देख लेते हैं कि इसके आर्टिकल कहां से लेकर कहां तक आते हैं। ठीक है, आर्टिकल जो है इसके मतलब 14 पार्ट के टोटल आर्टिकल कहां से लेकर कहां तक है, हमने पहले भी किए हैं, एक बार फिर से करते हैं। तो इसके जो है आर्टिकल कितने हैं, 308 से लेकर 308 आर्टिकल से लेकर 323 आर्टिकल तक। ठीक है, 308 से लेकर 323 तक जो है इसके अंडर आर्टिकल आते हैं। ओके, अब जो है इसमें क्या है कि ये तो हो गए, ठीक है, पार्ट 14 के जो सारे के सारे हैं। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं किसकी, यूपीएससी की। अब इसके अंडर कौन से आर्टिकल आते हैं वो हम देखते हैं। तो इसके अंडर जो आर्टिकल आते हैं वो है 315 से लेकर 323 आर्टिकल। ठीक है, ये वाले आर्टिकल आते हैं यूपीएससी के अंडर। ठीक है, इसमें जो है इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, इनके बारे में बात की गई है, इसमें जो है कैसे क्या प्रक्रिया होगी, कैसे हम जो है मतलब कि चेयरमैन जो होते हैं यूपीएससी के, मेंबर्स होते हैं, तो उनके बारे में कैसे जो है ये बनाई गई है एजेंसी, वो होगा। ठीक है, ओके। तो 315 आर्टिकल से लेकर 323 आर्टिकल जो है इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्या है कि कॉम्पोजिशन कैसी है इसकी। ठीक है, मतलब कि यूपीएससी की अगर हम बात करें 315 से लेकर 323 आर्टिकल में आते हैं, तो इसमें होते कौन है, ये बनती कैसे है, ठीक है, ये कमीशन में होते कौन कौन है। तो इसमें जो है एक होते हैं चेयरमैन, और जो है अदर्स मेंबर्स होते हैं इसमें। ठीक है, इन जो अदर्स मेंबर होते हैं उनकी काउंटिंग के बारे में, उनकी गिनती के बारे में नहीं बताया गया कि इतने मेंबर ही होने चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो है इसके बारे में नहीं लिखा हुआ। ओके, तो ये मतलब कि प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं अपॉइंट। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट अपॉइंटेड बाय किसके द्वारा, इन्हें जो है अपॉइंट किनके द्वारा किया जाता है, तो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, द प्रेसिडेंट। उसके बाद कॉम्पोजिशन डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, जो कॉम्पोजिशन डिटरमाइंड
कौन करते हैं, वो भी कौन करते हैं, द प्रेसिडेंट। ओके, वही है कि मतलब कम करने हैं, ज़्यादा करने हैं, कितने मेंबर होने चाहिए, कौन प्रेसिडेंट होगा, मतलब प्रेसिडेंट बताएंगे कि उनके बारे में जो है वो कौन करेंगे, डिटरमाइन कौन करेंगे, द प्रेसिडेंट। यूजुअली जो है अगर हम बात करें तो उसमें जो है 9 से लेकर 11 तक मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इसके किसके, यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं, एक तो होते हैं चेयरमैन, ठीक है, इसके अलावा जो मेंबर्स होते हैं वो 9 से लेकर 11 तक। लेकिन जो है इसका ये नहीं है कि 9 से 11 के बीच में ही होंगे, ये बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, क्योंकि इसका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया कि इतने मेंबर ही होने चाहिए, या मैक्सिमम इतने चाहिए, या मिनिमम इतने होने चाहिए, तो ये नहीं है। ठीक है, तो ये जो है किसके ऊपर निर्भर करता है, प्रेसिडेंट के ऊपर, वो कितने मेंबर को जो है लेके आते हैं यूपीएससी में। ओके, तो इंक्लूडिंग द चेयरमैन, अभी तक जो है कितने हैं, 9 to 11 है, तो इंक्लूडिंग द चेयरमैन। ओके, आगे जो है रिटायरमेंट एज क्या होती है, 6 ईयर, जहां फिर जो है कितनी होती है, 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। इनमें से अगर कोई भी जो पहले आएगी, मान लो कि जो भी चेयरपर्सन बनाया गया है, ठीक है ना, बनाया गया है, तो वो जो है कितने का, जहाँ तो 6 साल पूरे करेंगे अपने, मतलब के जो भी मतलब चेयरमैन बनेंगे, तो मान लो उनकी जो एज है वो है 59 में वो चेयरमैन बनते हैं, तो वो जो है कितने 6 साल अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, तो उसके बाद जो है वो क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। ओके, तो 6 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, तो वो जो है 64 ईयर में हो जाएंगे, मतलब 65 में ही होंगे। ठीक है, मान लो उनकी एज जो है वो जाके 63 के हुए, तो तब जाके वो चेयरमैन बनते हैं, तो सिर्फ वो क्या करेंगे, इस वाले केस में क्या होगा कि वो जब 60 ईयर के हो जाएंगे, तो तब जो है वो चेयरमैन से वो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि उनका कार्यकाल सिर्फ 3 साल का होगा, ये नहीं होगा कि वो 6 साल पूरा करेंगे, नहीं, उनका टेन्योर जो है वो 65 ईयर तक होगा, जहाँ फिर मतलब मान लो कि वो 60 मतलब कि अगर वो मतलब इस वाले समय बनती 59 की एज है उनकी, तो वो जो है पूरा हो जाएगा उनका, ठीक है ना, 65 तक ही हो जाएगा। मान लो अगर उनकी एज जो है 63 है और उनके 6 साल नहीं पूरे होंगे, फिर वो जो है 65 ईयर तक ही उस पे जो है मतलब चेयरमैन बनेंगे, उसके बाद 3 साल के बाद जो है वो चेंज हो जाएंगे। ओके, ठीक है, तो ये वाला होता है कि इसमें से जो चीज पहले आएगी, अगर तो चेयरमैन की एज 6 साल तक पूरी होती है 65 तक, तो फिर तो वो 6 साल का कार्यकाल ही करेंगे। अगर मान लो उनकी जो है वो 63 में जाकर या 62 में जाकर 62 में अगर 62 ईयर के होंगे तब वो जाके चेयरमैन बनते हैं, तो भी सिर्फ वो कितने समय के लिए होंगे, 65 के लिए ही होंगे। ओके, तो जो भी इनसे पहले जो उनके साथ होगा तो वही वाला उनकी रिटायरमेंट एज मानी जाएगी। क्लियर, उसके बाद आ जाता है रेजिग्नेशन लेटर। तो रेजिग्नेशन अगर लेटर देना है यूपीएससी के चेयरमैन ने, तो वो किसको देंगे, वो देंगे प्रेसिडेंट को। क्लियर, तो ये समझ में आ गया होगा एज का। तो यहाँ पे जो भी पहले चीज आएगी वो होगा, अगर उनकी 6 साल से, मान लो वो 55 के साल में बन रहे हैं, 55 ईयर में जो है वो यूपीएससी के चेयरमैन बन रहे हैं, तो फिर क्या होगा, 65 से लेकर वो 61 में उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। वो 65 ईयर नहीं देखा जाएगा कि 65 ईयर के होंगे, नहीं, फिर 6 साल के लिए वो कार्य करता रहेंगे। अगर जो है 63 है, 64 है, 64 की एज में बनते हैं, तो 65 तक ही रहेंगे वो, बेशक वो 1 साल ही चेयरमैन क्यों ना रहे। ओके, तो ये है रिटायरमेंट एज का इसमें। ओके, नेक्स्ट क्या है इसमें, रिमूवल कैसे किए जा सकते हैं यूपीएससी के जो चेयरपर्सन होंगे, जो मेंबर होंगे, उनको इनेजेस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ऑफिस। अगर मान लो जो यूपीएससी के मेंबर हो या फिर चेयरपर्सन चेयरमैन ही क्यों ना हो, वो क्या है, देखो वो यूपीएससी के मेंबर है या फिर चेयरमैन है, मान लो वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। ओके, तो काम कर रहे हैं, तो अगर वो, ठीक है, अगर वो जो है क्या करते हैं, ऑफिस से बाहर भी जो है किसी भी तरह का जो है आउटसाइड में जो है इनकम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, तो वे क्या है, उन्हें रिमूव किया जाएगा। ठीक है, ओके, तो उनको क्या है, रिमूव कर दिया जाएगा, मतलब वो जो है उन्हें उनके पद पे नहीं रहने दिया जाएगा। ओके, रिमूव कर दिया जाएगा। सेकंड,
जो है क्या है, प्रेजेंट ओपिनियन अनफिट द कंटिन्यू इन ऑफिस बाय माइंड बॉडी। मान लो प्रेसिडेंट के ओपिनियन के अनुसार जो भी यूपीएससी का मेंबर होगा तो वो जो है माइंड, दिमागी तौर पे, मानसिक तौर पे अनफिट है, अनहेल्दी है, ठीक है, जहाँ फिर क्या बॉडी के तौर पर भी जो है वो जो है अनफिट है, जो है नहीं है, ठीक है ना, मतलब अनफिट है, तो वो भी, उसे भी जो है रिमूव किया जा सकता है, किसके लिए, मतलब इस पद से। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है थर्ड हमारे पास मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर में क्या है, प्रेसिडेंट हैज टू रेफर द मैटर टू सुप्रीम कोर्ट फॉर इंक्वायरी। ये नहीं है मिसबिहेवियर का, ये मतलब नहीं है कि प्रेसिडेंट के साथ उन्होंने तू तड़ाक करके बात कर दी, कि मतलब कह दिया कि आप कौन है जी, ऐसे करके, ऐसे नहीं, ये वाला मिसबिहेवियर नहीं। यहाँ पे मिसबिहेवियर का मीनिंग ये है कि वो जो है काम जो कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार नहीं करे, कॉन्स्टिट्यूशन को जो है मतलब कि नहीं, मतलब उस रूल रेगुलेशन के साथ नहीं काम कर रहे, ठीक है, तो उसे बोलते हैं मिसबिहेवियर, ठीक है। तो ऐसे में वो क्या कहेंगे, जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट हैज टू रेफर द मैटर, इस मैटर को वो कहाँ लेके जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी इंक्वायरी डालेंगे। फिर जो है इंक्वायरी करेगी कौन, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस देगी फिर किसको, प्रेसिडेंट को, बाइंडिंग ऑन हिम। बाइंडिंग ऑन हिम यहाँ पे ये है कि अब जो भी सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला होगा वो प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा, और जो है, ठीक है, तो इस तरह से भी मतलब अगर उन्होंने कह दिया कि ठीक है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, क्या कहता है, अगर बेसिक स्ट्रक्चर को ही हम नहीं मानते तो वो जो है किसी भी तरह के तो वो क्या है, कर सकते हैं, उनके पास पावर है ये इस चीज की। तो ऐसे जो है प्रेसिडेंट को फिर वो कहेंगे ब्लाइंडिंग ऑन हिम कि ठीक है आप जो है ऐसा करेंगे, लेकिन इसमें जो सुप्रीम कोर्ट देंगे वो अंतिम फैसला होंगे, उस पर प्रेसिडेंट को कोई तरह का जो है किंतु परंतु करने के नहीं है, उनको मानना ही पड़ेगा कि ये बाइंडिंग ऑन हिम, उनको मानना ही पड़ेगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो है आता है नेक्स्ट कॉल्ड एज मतलब यूपीएससी को और क्या कहते हैं, वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन इंडिया। ओके, क्या कहते हैं, वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आगे कंसर्न विद द रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज, ठीक है, इसको कंसर्न किया जाता है किसके लिए, किसकी रिक्रूटमेंट के लिए, किसकी रिक्रूटमेंट के लिए, एक तो जो है कौन सी रिक्रूटमेंट के लिए, ऑल जो है ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे एसएससी है, उनके एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है, यूपीएससी ही करवाते हैं, ठीक है, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, ठीक है, मतलब जितने भी अगर हम बात करें, जैसे डीसी के लिए होते हैं, मान लो है ना, अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लगना है, ओके, तो उसका भी यूपीएससी ही करवाएंगे कंडक्ट। तो ये जो एग्जाम होते हैं, जैसे आप जो है जितने भी आप देखोगे सेंटर में है, तो उनके लिए ये क्या करता है, यूपीएससी क्या करता है, उनके एग्जाम कंडक्ट करता है। ओके, और कुछ नहीं है, बस रिक्रूटमेंट करता है, वो एग्जाम लेता है, यहीं तक का काम है, ना तो ट्रेनिंग ये देते हैं, ना कोई मतलब इसमें और कुछ होता है, सिर्फ एग्जाम लेना होता है, उस चीज को रिक्रूटमेंट करते हैं वो, ठीक है, और मेरिट लिस्ट निकालते हैं। ओके, तो ये चीज हो जाती है। नेक्स्ट जो है इसमें हम करते हैं, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है इसमें, ओनली अ सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी। ये क्या है, एक जो है रिक्रूटिंग एजेंसी है, मतलब सिर्फ इनका काम है रिक्रूटमेंट करना, ठीक है। सेंट्रल पर्सोनल एजेंसी इन इंडिया, ये किस डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, जो है ये वाली एजेंसी जो है, जो यूपीएससी है वो सिर्फ रिक्रूटमेंट करती है, रिक्रूटमेंट एजेंसी है सिर्फ, ओनली। इसके बाद जो है अगर हम बात करें ट्रेनिंग की या कुछ और डिपार्टमेंट की, तो वो क्या है, सेंट्रल पर्सोनल एजेंसी इन इंडिया, ठीक है, और डिपार्टमेंट पर्सोनल एंड ट्रेनिंग जो है वो इनके अधीन की जाती है। उसके बाद चेयरमैन जो होते हैं यूपीएससी के, जो चेयरमैन होंगे, नॉट एलिजिबल फॉर फ्यूचर फर्दर
फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। मान लो जो यूपीएससी के चेयरमैन होंगे वो रिटायर हो गए, ठीक है, रिटायर हो गए, वो बाद में किसी भी, जहाँ वो स्टेट की हो या फिर वो सेंटर की हो, स्टेटमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के का नहीं एम्प्लॉय कर सकते, एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते, वो किसी तरह की भी गवर्नमेंट जॉब दोबारा से नहीं कर सकते, किसी में भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। क्या है इसमें, नॉट एलिजिबल, किसी के लिए भी वो एलिजिबल नहीं है किसके एम्प्लॉयमेंट के लिए इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, ना तो वो स्टेट में ना ही वो इंडिया में किसी भी तरह की वो गवर्नमेंट में जो है वो कार्यकर्ता नहीं हो सकते। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्या है कि चेयरमैन प्लस जो मेंबर्स हैं नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट इन दैट ऑफिस, वो दोबारा से, मान लो वो चेयरपर्सन है या फिर मेंबर हो, वो दोबारा से रीज्वाइनिंग जो है या उनकी री अपॉइंटमेंट वो नहीं हो सकते उस ऑफिस में। क्लियर, ओके, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अ मेंबर ऑफ यूपीएससी कैन बिकम चेयरमैन, किसके बन सकते हैं वो, यूपीएससी के या फिर एसपीएससी के। क्या है कि देखो चेयरमैन बन गए और उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे जब, तो क्या होंगे वो जो है क्या है दोबारा से किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में जो है वो नहीं कर सकते, वो नहीं उसके लिए एलिजिबल। ओके, तो वो क्या है कि जो चेयरमैन होंगे यूपीएससी के वो नॉट एलिजिबल, वो किसी भी तरह का दोबारा से किसी भी गवर्नमेंट जॉब में किसी भी वो स्टेट की हो जहाँ फिर वो इंडिया की हो उसमें उसके लिए वो एलिजिबल नहीं है, उसके बाद वो रिटायर है, वो किसी तरह का नहीं जा सकते। मान लो चेयरमैन और मेंबर्स है यूपीएससी के, चाहे वो चेयरमैन चाहे फिर मेंबर, वो भी नॉट एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट इन दैट ऑफिस, वो है दोबारा से अगर उन्होंने एक बार, मान लो एक बार उन्होंने कह दिया और वो अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं, रेजिग्नेशन जब दे दिया वो दोबारा से रीज्वाइनिंग या री अपॉइंटमेंट नहीं हो सकते, ठीक है, ओके। आगे बात आती है अब मेंबर, अगर कोई मेंबर जो है यूपीएससी के हैं, ठीक है, ऑफ यूपीएससी, तो वो कैन बिकम, वो चेयरमैन बन सकते हैं, किसके चेयरमैन बन सकते हैं, वो बन सकते हैं चेयरमैन यूपीएससी के, या फिर वो चेयरमैन बन सकते हैं किसके, एसपीएससी के, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस के वो चेयरमैन बन सकते हैं, जो मेंबर होंगे वो चेयरमैन बन सकते हैं, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, या फिर क्या है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के। क्लियर, उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी क्या बनने की, चेयरमैन बनने की, जबकि जो अगर चेयरमैन है वो रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद वो किसी भी तरह की एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते, ओके, ठीक है, वो नहीं अपॉइंट किए जा सकते किसी भी मतलब के गवर्नमेंट जॉब पे। क्लियर, ओके, तो ये है क्या है हमारे यूपीएससी। आगे हम इसके बारे में नेक्स्ट थोड़े से कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, कारण। नेक्स्ट क्या है, फॉर्म्ड जो है क्या है कि ये कब बना, यूपीएससी कब बना, 1 अक्टूबर 1926 को, इसको तब इसका नाम क्या था, पीएससी यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट आता है 1935 में, उसको जो है इसको नाम चेंज कर दिया गया, तब रख दिया गया, क्या नाम रख दिया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद जो है 26 जनवरी जब हमारा संविधान जो है लागू किया जाता है, इम्प्लीमेंट होता है 26 जनवरी 1950 में, तब जो है इसका नाम असल में क्या रखा गया, यूपीएससी, गिवन अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसको दिया गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को दिया गया तब, तो इसका जो है हेडक्वार्टर का है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। करंट जो चेयरमैन है इसके वो कौन है, 2024 अब चल रहा है ना, तो इसके करंट जो है चेयरमैन कौन है, तो जो है मिसिस प्रीति सुडान, ठीक है, मिसिस प्रीति सुडान जो है इसके चेयरमैन है। उसके बाद इंपॉर्टेंट रोल क्या है इसका, मैटर्स रिगार्डिंग अवार्ड टू जो है पेंशंस, अवार्ड्स इन रिस्पेक्ट टू इंजरीज सस्टेन डूइंग सर्विस अंडर गवर्नमेंट। मान लो जो है सर्विस के दौरान
चेयरपर्सन को जो है कोई इंजरी आ जाए, ठीक है, तो उनको जो है क्या है पेंशन लगा दी जाती है, और जो है उनको जो है देखो यहाँ पे पेंशन अवार्ड दिया जाता है इन रिस्पेक्ट टू इंजरीज। ओके, तो उस इस वाले मैटर में उनको जो है क्या कर दिया जाता है, उनको पेंशन दी जाती है। क्लियर, ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट रोल है इस पे, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कौन सा, यूपीएससी। क्लियर, ओके, थैंक यू।